असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। भारतीय शिक्षण मंडल के सर्वसाधारण सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय उपाध्यक्षगण, महामंत्री, संगठन मंत्री द्वय, सभी अन्य पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, आभासी माध्यम से जुड़े हुए सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और देवियों सज्जनों, हमारे यहाँ कहते हैं वादे वादे जायते तत्वबोधः, यानी आप वाद करें, आपस में चर्चा करें और तत्वों पर चर्चा करें। तो जब तत्वों पर चर्चा करते हैं तो तत्वों पर चर्चा करने से हमारे आपस के जो संभ्रम हैं वो मिटते हैं और सही बात सामने आती है, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता था। ये पुरानी परंपरा थी। धीरे धीरे वो परंपरा, कहीं ना कहीं परंपरा में विकार आते हैं, तो इस परंपरा में भी विकार आए और अब जो है वो वादे वादे जायते कंठशोषः, सिर्फ गले की खराश मिटती है। वाद से न तत्व कहीं सार्थक हो रहे हैं, न विचार कहीं सार्थक हो रहे हैं। मैं संचार का विद्यार्थी हूँ, कम्युनिकेशन का विद्यार्थी हूँ, इसलिए कम्युनिकेशन पढ़ता हूँ। तो वाद की परंपरा भारतीय परंपरा में बहुत पुरानी है और हमने देखा भी कि संवाद से हमारे यहाँ पे सारे प्रश्न हल हुए। अगर आप देखें तो हमारे सारे जो ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं, ये सभी ग्रंथ संवाद की शैली में हैं, प्रश्न और उत्तर। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको सही उत्तर तब प्राप्त होते हैं जब आपके प्रश्न सही होते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, तब भगवान ने उसे उत्तर दिया, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता हमारे सामने आई। नाट्यशास्त्र भी है, कई महत्वपूर्ण शास्त्र हैं, वेद भी पूरे संवाद हैं और ये संवाद की शैली से ही भारतीय परंपरा में बड़ी सी बड़ी बातें, बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझी भी हैं, हल भी हुई हैं और हम लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन वाद की परंपरा को भी बाद में हमारे देश में विवाद में बदल दिया गया। अब वाद की परंपरा नहीं है, अब विवाद की परंपरा है। विवाद की परंपरा भी होती तब तक भी ठीक था। अब विवाद की परंपरा से भी हम आगे बढ़ गए हैं और अब हम वितंडावाद की परंपरा में आ गए हैं। अब हमारे यहाँ वाद नहीं होता, विवाद भी नहीं होता, अब वितंडावाद होता है। यानी कोई भी चीज हो उसे कैसे हम उसके बुरे स्वरूप में, विकृत स्वरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ये अब हमारे देश ने धीरे धीरे आपस में कहीं ना कहीं अंगीकृत कर लिया है। इसलिए जो आज का विषय है, चर्चा का विषय है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नैरेटिव खड़ा करना, और नैरेटिव खड़ा करना यानी दरअसल में क्या करना। उसका हिंदी में अनुवाद विमर्श किया है, पर विमर्श सही अनुवाद नैरेटिव का नहीं है। विमर्श हमारे यहाँ होता था, नैरेटिव बाहर का कंसेप्ट है। क्योंकि वैसे अगर नैरेटिव का डिक्शनरी मीनिंग आप देखें तो नैरेटिव का मतलब होता है कथ्य, गल्प, कहानी, किस्सा। यानी नैरेटिव खड़ा करना यानी किस्सा खड़ा करना, किस्सा कोई, जैसे हमारी दादी नानी हमें बताया करती थी। और हमारी दादी नानी जब हमें बताती थी तो उस गल्प में भी सार होता था। इसलिए हमारे यहाँ पे वो किस्सा गोई सिर्फ किस्सा गोई नहीं थी, मनोरंजन का साधन नहीं था, वो ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार था। लेकिन जो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट जिस शब्द को हमारे ऊपर बार बार लाद दिया गया वो नैरेटिव था। इसलिए मैंने आपको पहले वाद की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताई। हमारे यहाँ परंपरा वाद की थी, इसलिए वादे वादे जायते तत्वबोधः। हमारे यहाँ वाद की परंपरा थी, इसलिए संभाषण की परंपरा थी, इसलिए प्रश्नोत्तर की परंपरा थी। प्रश्न पूछा जाता था, उत्तर देते थे, शास्त्रार्थ होता था, विमर्श होता था। और उस शास्त्रार्थ और विमर्श में छोटे बड़े का भेद नहीं था, सबको समान अधिकार था। प्रश्न पूछिए, सामने वाले उत्तर देंगे, अगर उत्तर नहीं दे पाए तो वो हार मान लेंगे। बड़े बड़े हमारे यहाँ पे प्रश्नोत्तर के संदर्भ हैं, मंडन मिश्र जैसों के उदाहरण है हमारे यहाँ जो प्रश्नोत्तर की परंपरा से आए हैं। लेकिन ये जो नैरेटिव का कंस्ट्रक्ट है, ये नैरेटिव का कंस्ट्रक्ट ही बिल्कुल अलग था। इसलिए वो विमर्श का कंस्ट्रक्ट नहीं है। नैरेटिव खड़ा करना पड़ता है, गल्प बनाना पड़ता है, किस्सा गूंथना पड़ता है। और जब किस्सा बनाते हैं, किस्सा गूंथते हैं, तो निश्चित किसी उद्देश्य के साथ किस्सा गूंथा जाता है, निश्चित किसी उद्देश्य के साथ आपको बताया जाता है।
नॉम चॉम्स्की ने आज से कुछ वर्ष पहले, जो कि बहुत बड़े कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट थे, बहुत बड़े समाज विज्ञानी हैं, तो नॉम चॉम्स्की ने कुछ वर्ष पहले एक टर्म दी, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। यानी उन्होंने कहा कि मीडिया का जो उद्देश्य है वो समाज में स्वीकृति की संरचना करना भी है। स्वीकृति की संरचना करने का आशय क्या है कि अगर कोई विशेष विषय है जिसमें मैं चाहता हूं, यानी शासन चाहता है या जो सत्ताधीश है वो चाहता है कि उसकी समाज में स्वीकृति बने, तो धीरे धीरे उस तरह का कथ्य समाज में गढ़ा जाए, अलग अलग समाचार माध्यमों से, मीडिया से गढ़ा जाए, ताकि धीरे धीरे लोगों को लगे कि ये जो हमारे सत्ताधीश कर रहे हैं ये सही है, सही बात ही कही जा रही है। कोई व्यापारिक नीति हो सकती है, कोई आर्थिक नीति हो सकती है, कोई सामाजिक नीति हो सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट ये नॉम चॉम्स्की ने आज से 15-20 वर्ष पहले दिया हुआ कंसेप्ट है, और उस पर पूरा विश्व धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन आज जो चल रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट नहीं है, आज जो है वो परसेप्शन बिल्डिंग है। हम पहले से आपके दृष्टिकोण का निर्धारण करना चाहते हैं, हम आपके परसेप्शन को क्रिएट करना चाहते हैं, और जब हम आपके परसेप्ट कर देते हैं तो फिर दूसरी टर्म आती है परसेप्शन मैनेजमेंट। मैं पहले आपके लिए एक कथ्य को बिल्ड करूं, बनाऊं, कहीं तो भी उसको क्रिएट करके उसकी एक पूरी की पूरी भूमिका बनाऊं। गोया कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ी देर में परसेप्शन क्रिएट करूं कि यहाँ पे ये स्टेज पर कुर्सी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो एक पर्वत है, और धीरे धीरे मैं आपका परसेप्शन क्रिएट करता चला जाऊं कि ये कुर्सी थोड़ी, ये तो पर्वत है, छोटा सा पर्वत है, और धीरे धीरे उस परसेप्शन को मैं आपके सामने बिल्ड करता चला जाऊं, और एक बार अगर आप सबको विश्वास हो जाए कि ये कुर्सी नहीं पर्वत है, तो फिर मैं आपके ऊपर दायित्व दे दूं कि अब आप इसको मैनेज कीजिए और दूसरों को बताइए कि ये कुर्सी नहीं पर्वत है। इस तरह से मैं आपके धीरे धीरे आपके माध्यम से उस सारी चीज का प्रचार प्रसार करूं। नैरेटिव की कहानी थोड़ी थोड़ी ऐसी ही है कि नैरेटिव को हम पहले क्रिएट कर लें, नैरेटिव को कहीं ना कहीं बना रहे हैं, और फिर हम उसको बिल्ड कर रहे हैं, और फिर उसको बिल्ड करने के बाद मैनेज कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें नैरेटिव क्रिएट किए गए, परसेप्शन क्रिएट किया गया, माहौल बनाया गया, और फिर उसे धीरे धीरे बिल्ड किया गया। न सिर्फ बिल्ड किया गया बल्कि मैनेज किया गया। 2014-15 में एक टर्म आई थी, असहिष्णुता। आपको मैं ज्यादा पुरानी इतिहास की बात नहीं बता रहा हूँ, 2014-15 में एक टर्म आई थी, असहिष्णुता, और अचानक आपको लगा कि सारी की सारी चीजें असहिष्णुता की ओर बढ़ती चली जा रही है। अचानक आपको लगा कि असहिष्णु एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और अचानक ऐसा परसेप्शन चारों तरफ क्रिएट हुआ कि शायद जो कोई भी लोग दिल्ली में बैठे हैं वो असहिष्णु हैं और उनके विरुद्ध कहीं न कहीं आवाज उठानी चाहिए। फिर अचानक एक परसेप्शन बिल्ड हुआ, नैरेटिव हुआ कि नहीं साहब, हम असहिष्णुता के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। और फिर कुछ लोगों ने जो कुछ भी किया आपके सामने है, कुछ ने अवार्ड वापसी कर दी, कुछ ने पर्चे लिखे, कुछ ने कुछ किया। एक 3-4 महीने में वो परसेप्शन ठंडा पड़ गया। फिर वही लोग उन्हीं जगहों पर जाकर फिर से लाइन लगाने लग गए जहां पर वो असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठा रही थी। यानी क्या किया आपने? नैरेटिव क्रिएट किया, परसेप्शन को बिल्ड किया, और फिर उसके बाद लगा कि इससे शायद अब जो या तो किसी का वांछित लक्ष्य है वो प्राप्त हो गया, या उसे लगा कि यहाँ वांछित लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं, तो निराश होकर फिर से अपने काम धंधे में लग गया। बात वहीं हो जाती तो ठीक रहता। कुछ समय बाद आपने फिर एक शब्द सुना, मॉब लिंचिंग। आपको ये शब्द मालूम भी नहीं था कई लोगों को कि ये मॉब लिंचिंग होता क्या है, लेकिन इतनी तेजी से वो फैला कि आप सब चमत्कृत हो गए कि ये मॉब लिंचिंग क्या होता है, मॉब लिंचिंग क्या होता है। सब परेशान हुए। फिर अचानक कहीं 2-4 उदाहरण आने लग गए, अचानक ऐसी खबरें आने लग गई, यहाँ भी मॉब लिंचिंग हुई, वहां भी मॉब लिंचिंग हुई, और धीरे धीरे वो बिल्ड हुआ। बिल्ड होते होते फिर आपको लगा, फिर लोगों ने एडिटोरियल लिखना शुरू किए, कुछ लोगों ने फिर मोमबत्तियां लेके इधर उधर खड़े होने शुरू किया। फिर कुछ समय बाद वो सारी चीजें अपने आप हवा हो गई। तो ये जो सारी चीजें हैं, कोई कहता है कि साहब धर्म विरोधी कोई बात हो रही है, कोई कहता है कि साहब एक पर्टिकुलर समाज के वर्ग के विरोध में कोई बात हो रही है। ये सारी की सारी चीजें अचानक आती हैं, एक समय के साथ आती हैं,
उसका धीरे धीरे नैरेटिव खड़ा होता है और फिर वो नैरेटिव बिल्ट होता है। कुछ लोगों के ऊपर दायित्व होता है कि वो उसे मैनेज करें। ये विमर्श नहीं है, ये बाय डिजाइन किया गया एक तंत्र है। जैसे मैंने नॉम चॉम्स्की का उदाहरण इसलिए दिया कि उन्होंने इस शब्द को बहुत पहले 20 साल पहले कह दिया था, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, और आज हम सब उसी को मैन्युफैक्चरिंग परसेप्शन, बिल्डिंग परसेप्शन और परसेप्शन मैनेजमेंट के तौर पर देख रहे हैं। इसलिए ये दायित्व, ये समस्या, इसको इसकी जड़ तक जाकर समझना जरूरी है। इसलिए मैंने आपके सामने ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि रखी, क्योंकि अगर हम इस पृष्ठभूमि को नहीं देखेंगे तो शायद हम उस पूरे के पूरे डिजाइन को, पूरे के पूरे कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। हमारी समस्या क्या है कि हम विमर्श कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम विमर्श कर सकते हैं, पर हमको नैरेटिव खड़ा करने की डिजाइन इसलिए नहीं आती क्योंकि वो स्वभाव से हमें ट्रेनिंग में नहीं दी गई है। क्योंकि हम लोग स्वतंत्र विचार में, स्वतंत्र संवाद में विश्वास करने वाले लोग। कई बार हम लोग अपने ही लोगों के प्रति आलोचना भी करते हैं, बल्कि हमने ये देखा है कि हम अपने ही लोगों के प्रति ज्यादा आलोचनात्मक होते हैं। शायद हम परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं, शायद हम सत्यता की ओर ज्यादा तेजी से बढ़ना चाहते हैं, इसलिए अपने लोगों के प्रति हम सबसे ज्यादा आलोचक होते हैं, हम सबसे ज्यादा उसकी मीन मेक निकालते हैं ताकि उसका डिजाइन सही रहे। दूसरी समस्या है कि हम सभी विचारों को समदृष्टि से देखना चाहते हैं। हालांकि हमारे बारे में ये परसेप्शन कहा जाता है कि हम लोग पूर्वाग्रही हैं। हमारे बारे में परसेप्शन ये खड़ा किया जाता है कि हम लोग पूर्वाग्रही हैं और हम लोग सारी चीजों को विचारों के संकुचित दायरे में देखते हैं। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम सबको समदृष्टि से देखना चाहते हैं, इसलिए हम उसमें भी तर्क करना चाहते हैं अपने ही व्यक्ति के साथ। और तीसरी बात यह है कि हम सभी अपने ऐसे किसी डिजाइन को फोर्सफुली समाज के अंदर डालना नहीं चाहते, फोर्सफुली इंपोज नहीं करना चाहते। हम उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहते हैं। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ शब्द जो है ये सोशल मीडिया का शब्द है। मैंने 4-5 दिन पहले एक जगह एक व्याख्यान दिया था, सोशल मीडिया कितना सोशल, हाउ सोशल इज सोशल मीडिया। किसी दिन समय आएगा तो एक दिन मैं जरूर आपके साथ भी उसको बांटूंगा, क्योंकि उस व्याख्यान की तैयारी में मुझे बड़ी रोचक बातें मालूम पड़ी, तो मुझे लगा कि मुझे एक और बार इसके बारे में बात करनी चाहिए। पर ये ऑर्गेनिक ग्रोथ शब्द भी वही का है, ये डिजाइन ग्रोथ नहीं है। ये हमारे लिए डिजाइन ग्रोथ मायने, हम ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहते हैं। बढ़ जाएगा, विचार है अपनी आप जाएगा। अभी मैं दावक जी से थोड़ी देर पहले कह रहा था कि लोग शिक्षण मंडल के नाम से नहीं आते, कोई बात नहीं, आप उनसे चर्चा करिए, सामान्य विषयों पर चर्चा कीजिए। 1 साल बाद, 2 साल बाद उनको जब शिक्षण मंडल समझ में आएगा तब उनको आने दीजिए। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो दावक जी भी सोच रहे होंगे कि अभी आधा घंटे पहले ये आदमी उल्टी बात कह रहा था, आधा घंटे पहले ये आदमी उल्टी बात कह रहा है। नहीं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा स्वभाव है कि हम ऑर्गेनिक ग्रोथ से विश्वास करते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ जाएगा, विचार धीरे धीरे अंदर जाना चाहेगा। लेकिन अब जो समस्या ये है कि नैरेटिव बिल्ड करने की जो प्रवृत्ति धीरे धीरे समाज में तेजी से बढ़ती चली जा रही है, उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं हम सब लोगों को सोच समझकर खड़ा होना पड़ेगा। एक कहावत है कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो झूठ सच लगने लगता है। ऐसा भी कहा गया, और इसके बारे में 1940 में एक बहुत रोचक सा सर्वे भी हुआ कि एक अफवाह जितनी ज्यादा बार बोली जाए वो उतनी ज्यादा बार सच सी लगने लगती है। ऐसे कई प्रयोग हमारे समाज में हुए भी हैं, अफवाह के भी हुए हैं, झूठ के भी हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि वो जो झूठ की कहानी है, बहुत सारी कहानियां, हमने बचपन से बहुत सारी कहानियां पढ़ी, भेड़िया आया वाली भी कहानी हम सबको याद है। वो झूठ और सच के बीच की जो दृष्टि है उसको समझाने वाली बात है। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर हमको लगता है कि झूठ और सच के बीच में, मैं इसको झूठ इसलिए कह रहा हूं कि ये गल्प है ना, सच है कि नहीं इसकी तो पड़ताल अभी किसी ने की नहीं है। तो जब तक सच और झूठ की पड़ताल नहीं हो जाती तब तक तो मैं इसे झूठ मानूंगा ही। तो सच और झूठ के बीच में जो स्पीड है, उसके लिए बहुत सुंदर कहावत है कि सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तो झूठ आधी दुनिया पार कर चुका होता है।
ट्रैवल बहुत तेजी से करता है। और अगर विषयांतर न हो तो एक बात और कम्युनिकेशन की दृष्टि से कह देना चाहता हूं कि हम सब लोग मनुष्य के रूप में स्वभाव से बहुत नकारात्मक होते हैं और आलोचनात्मक होते हैं। इसलिए विज्ञापन की दुनिया हमारी उस प्रवृत्ति का बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करती है। भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? समझ रहे हैं आप? सबसे ज्यादा रस अगर किसी को किसी चीज में आता है तो वो है आलोचना, निंदा। पर निंदा से ज्यादा सुख किसी को नहीं प्राप्त। तो ये जो स्वभाव है मनुष्य का, ये आपको, इसलिए विज्ञापन के लोग आपको उससे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसलिए जो झूठ है उसकी गति सच की गति से कई गुना ज्यादा रहती है स्वभावतः। और इसलिए नैरेटिव जब बिल्ड किया जाता है तो नैरेटिव बिल्ड करने में इस प्रवृत्ति का बहुत ज्यादा हाथ रहता है। इसलिए आपने देखा कोई किताब छपने से पहले विवादास्पद हो जाती है, उसकी प्रतियां भी जला दी जाती है, लोगों ने पढ़ी नहीं रहती, उनको मालूम, किसी ने बोल दिया इसमें ये संदर्भ है, अच्छा संदर्भ जला डालो, उन्होंने कहा ये फलानी फिल्म इसमें ये है, जला डालो, तोड़ डालो, कर डालो। क्या है? झूठ है, पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, पर मुझे बता दिया गया है, मुझे बता दिया गया, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने विरोध वगैरह कर देना चाहिए। जिन किताबों का विरोध करने में बहुत सारे लोगों ने किताबें जलाई, उनमें से कितने लोगों ने जिंदगी में कितनी किताबें पढ़ी, ये पूछोगे तो आपको आश्चर्य आंकड़े खुलेंगे, पर उनको कोई मतलब नहीं लगा, उनको कहे जलाना है जला दी। तो ये जो झूठ के जो पांव हैं ये बहुत तेजी से चलते हैं। इसलिए हमको ये भी समझना है कि इस नैरेटिव की गति को, इस नैरेटिव की स्पीड को कैसे सोच के कम करना है, कैसे सोच के बढ़ाना है। और जब परसेप्शन की बात कहते हैं, परसेप्शन मैनेजमेंट की बात कहते हैं, तो जो नैरेटिव क्रिएट होता है उस नैरेटिव को आप समझें तो आपको ध्यान में आएगा कि व्यक्ति जो अपनी समझ की चौखट में जो सोच रहा होता है वो उस दायरे से बाहर नहीं जाना चाहता। अभी एक छोटा सा प्रयोग हमने किया था, ये चूंकि परिवार में बात कह रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन ने अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया कोविड के ऊपर कि कोविड की थर्ड वेव और उसके बाद क्या होना चाहिए। वो रिपोर्ट पूरी तरह से वैज्ञानिक रिपोर्ट है। देश के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों ने, आईआईटी के प्रोफेसर्स ने, डायरेक्टर्स ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लोगों ने तैयार किया है और आरएफआरएफ ने उस सारे प्रकरण को कोऑर्डिनेट किया है। जब दिल्ली में वो रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर रहे थे तो मुकुल जी, शंकरानंद जी और हमने तीनों ने सोचा कि हम तीनों के चेहरे की बजाय कोई साइंटिस्ट का चेहरा फोर फ्रंट पे होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट साइंटिस्ट और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस ने किया है। तो डॉक्टर राजेश बिन्नीवाले हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक, हम सब जानते हैं, ख्यातनाम वैज्ञानिक है। तो राजेश बिन्नीवाले जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्हीं ने सारे स्टेटमेंट दिए, सब चीज हुई। दूसरे दिन 60 से 75% अखबारों ने लिखा आरएसएस सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन कोविड। मैं नहीं समझता कि 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उस पूरी रिपोर्ट में या पूरे संदर्भ में कहीं भी आरएसएस का नाम था, कहीं भी नहीं था। लेकिन जो नैरेटिव क्रिएट करना था, जो परसेप्शन उन्हें समाज में बनाना था, वो परसेप्शन प्री डिजाइन, प्री डिटरमिन्ड था। इसलिए उन्होंने हेडलाइंस में यही लिखा, 10 में से शायद 3 या 4 ने लिखा रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन, 10 में से 6 ने लिखा आरएसएस सबमिटेड अ रिपोर्ट, आरएसएस डिड दिस, आरएसएस दैट दिस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इट वाज अ प्री डिटरमिन्ड डिजाइन, क्योंकि वो नैरेटिव यही क्रिएट करना चाहते। अब अगर किसी मीडिया वाले से पूछेंगे तो मीडिया वाला कहेगा कि नहीं साहब, आरएफआरएफ सेलेबल नहीं है, आरएसएस सेलेबल है। समझ सकता हूं, लेकिन उस रिपोर्ट से तो जो कि साइंटिस्ट ने, देश के वैज्ञानिकों ने इम्पार्शियली तैयार किया और उसमें किसी का कोई आक्षेप भी नहीं, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं, इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट है। संभवतः अगर कोई व्यक्ति उसे ऑब्जेक्टिविटी के लिहाज से देखे तो उसे 100 में से 100 नंबर दिए जा सकते हैं, इतनी श्रेष्ठ वो रिपोर्ट है। अगर आप में से नहीं पढ़ी तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरूर पढ़िए। मुकुल जी ने उसका पीडीएफ सब ग्रुप्स में डाला है, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ऑब्जेक्टिव। लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट करना ताकि नैरेटिव ये बिल्ड हो कि साहब नाउ आरएसएस ने ये भी काम उठा लिया, तो दूसरे दिन जो चर्चा हो
वो RFRF की रिपोर्ट की ऑब्जेक्टिविटी की चर्चा ना हो, बल्कि ये चर्चा हो कि साहब ये क्या चल रहा है। मैं आज जो आपके सामने चर्चा कर रहा हूं इन सारी बातों की, वो इसलिए कर रहा हूं कि हम सब जो एकेडमिशियंस हैं, और आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि नैरेटिव बिल्ड करने के काम में एकेडमिशियंस और मीडिया, इनकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है। और एकेडमिशियंस के ऊपर दायित्व ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि एकेडमिशियंस रिसर्च करते हैं, उनके पास रेफरेंसेस हैं, वो चीज़ों को कहीं ना कहीं संदर्भ के साथ दे सकते हैं, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को तथ्यपरक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल, चूंकि हम शिक्षा की दृष्टि से थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं, तो भारतीय शिक्षण मंडल की ये जिम्मेदारी है कि उस नैरेटिव को कैसे देखें, उस नैरेटिव को कैसे तैयार करें। और इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या प्रिपरेशंस हमें करनी होगी। राजेश रेड्डी की बहुत सुंदर सी गजल है, उसके शेर है जो जहां हमको समझ में आता है कि हमारे नैरेटिव क्यों सक्सेसफुल नहीं होते। अपने सच में झूठ की मिकदार थोड़ी कम रही, अपने सच में झूठ की मिकदार थोड़ी कम रही, कितनी कोशिश की मगर हर बार थोड़ी कम रही। क्योंकि हम सच कहते तो सच कहते हैं, हम झूठ नहीं कह पाते। हमारी परेशानी ये है ना, हम सच कहते तो सच कहते हैं, और हमारा स्पष्ट है कि भाई जो फैक्ट है वो कह दिया। फिर कहते हैं सुनते आए हैं कि पानी से भी कर जाते हैं संग, सुनते आए हैं कि पानी से भी कर जाते हैं संग, शायद अपने आंसुओं की धार थोड़ी कम रही। लोग सुनकर दास्तां चुप रह गए रोए नहीं। हमने इतनी अच्छी बात की, लोग सुनकर दास्तां चुप रहे रोए नहीं, शायद अपनी शिद्दत इजहार थोड़ी कम रही। मतलब हमने सहा तो ज्यादा, लेकिन शायद आंसू कम बहाए, तो सामने वाले को लगा इनको दर्द ही नहीं हुआ। जिंदगी तेरे कदम भी हर बुलंदी चूमती, जिंदगी तेरे कदम भी हर बुलंदी चूमती, तू ही झुकने के लिए तैयार थोड़ी कम। थोड़ा झुकने के लिए तैयार कम हो गए। मोड़ेन पर वाकड़ा नहीं, हाँ मोड़ेन पर वाकड़ा नहीं, टूट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। ये हमारा संस्कार है। और मैं आपके जीवन के मूल तत्वों को तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, मोड़ने के लिए भी नहीं आया, जोड़ने के लिए आया हूं। जो है उसमें पूरा जोड़ तो सकते हैं। एक 4-5 चीजें मैं बताता हूं जो एकेडमिशियंस हम करते हैं। हम कितनी बार अपने साथी एकेडमिक वर्ल्ड के किसी साथी की किताब पढ़ के उसको अप्रिशिएट करते हैं, जरा सोचिए तो सही। हम अपने डिपार्टमेंट के कितने साथियों को कहते हैं कि तुमने फलाने विषय पे रिसर्च पेपर बहुत अच्छा रखा है, फलाने जर्नल में तुम्हारी रिसर्च पेपर छपा है, मेरी तरफ से तुम्हें बधाई। कितने लोगों ने हम में से किया है। मैं अक्सर अध्यापकों के बीच में जब रिफ्रेशर कोर्स में जाता हूँ तो इस बात को कहता हूँ कि हमारे यहाँ साथी किसी का पेपर छपता है हमारे डिपार्टमेंट में, तो समोसा चाय तो उसकी खा लेते हैं, पी लेते हैं, क्योंकि वो बेचारा देता है, चाय समोसे की पार्टी देता है, और फिर धीरे से कहते हैं अरे कहीं से ट्यूब टाप के लगा दिया होगा, ये कोई ऐसे छपता है क्या पेपर। या फिर कहेंगे कि ये कोई पेपर है, ये कौन से जर्नल में छपा, मैंने तो कभी इसका नाम ही नहीं सुना। फिर कहेंगे कि क्या है वो इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर, अरे ये कोई इम्पैक्ट फैक्टर है, मेरा इम्पैक्ट फैक्टर फर्क। अरे भाई उसने लिखा है, 2 मिनट उसकी तारीफ कर लो, उसके समोसे का स्वाद अभी तुम्हारे मुंह में है, 2 मिनट उसके बारे में अच्छा बोल लो। नहीं साहब, इधर उसका चाय समोसा खत्म नहीं हुआ, बेचारा अभी कैंटीन का बिल भी नहीं दे पाया, इधर हम उसका आलोचना सत्र शुरू कर देते, पढ़ते भी नहीं। अगर पढ़ लिया तो एप्रिशिएट नहीं करते हैं, एप्रिशिएट किया तो कम्प्लिकेट नहीं करते हैं। मैं तो आपसे उससे ज्यादा की बात कह रहा हूं। अगर हम ही हमारे साथी की चीजों को रेफर नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने आपके विचार से किसी चीज को प्रस्तुत किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, थोड़ा सा कम रह गया है, लेकिन उसमें से कुछ तो अच्छा है, जो अच्छा है उसको हम रेफर नहीं कर सकते।
जो अच्छा है हम उसको बारे में दूसरों को बता नहीं सकते, हम अपने आर्टिकल में उसका रेफरेंस नहीं दे सकते। आपने कितने रिसर्च देखे होंगे, हम में से कई लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, हम कितने लोग हैं जो अपने भारतीय ऑथर्स को कोट करते हैं, हम कितने लोग हैं जो अपने साथियों को कोट करते हैं। हमें हमेशा लगता है कि फ्रांस और इंग्लैंड में जन्मा हुआ साइंटिस्ट या सोशल साइंटिस्ट ही महान है, भले वहां उसको कोई कौड़ियों को नहीं पूछता हो, क्योंकि गूगल पे उसका रेफरेंस मिलता है तो हमें लगता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है और हम उसी को कोट कर देते हैं। आजकल तो सेकेंडरी सोर्स और इसकी भरमार है, प्राइमरी सोर्स पे कोई जाता नहीं, आपको पता ही नहीं लगता कि प्राइमरी सोर्स में उसकी वक्त क्या है उस व्यक्ति की, सिर्फ इसलिए कि गूगल सर्च मारा तो सबसे ऊपर उसका नाम आ जाता है। अब फिर वही बात आ जाएगी कि गूगल में सर्च कैसे मैनेज किया जाता है, ये अगर आपको बताया जाए तो आप चौंक जाएंगे। गूगल में आपका नाम ऊपर आने के लिए आपको कैसे डिजाइन करना ये सबको मालूम है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगता है। पर सबसे ऊपर नाम गूगल सर्च में आ जाए इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ चीज है, ये तो नहीं है ना। इजली गूगल सर्च में आया, टिप दिया साहब। अपने देश का अपना साथी जो अपने विचार से कहीं नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, हम उसको समर्थन नहीं करना चाहते, हम उसे रेफर नहीं करना चाहते, हम उसके बारे में बोलना नहीं चाहते, हम उसके बारे में उल्लेख नहीं करना चाहते। और अगर हम उसके बारे में उल्लेख करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर न्यूनता बोध आ जाता है। अगर आपने किसी भारतीय ऑथर को कोट कर दिया और दूसरे ने कहा अरे आपने इनकी किताब कोट कर दी, आपके अंदर अचानक एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, अरे क्या करूं भाई, वो बड़ा आग्रह कर रहा था, मैं नहीं सोचा कर। इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है? आपको अपने विचारों पे विश्वास नहीं है, आपको अपने संस्कारों पे विश्वास नहीं है, आपको अपने मूल्यों पे विश्वास नहीं है, हम क्यों नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है मेरा ही साथी है लेकिन बात अच्छी कह रहा है, मैं उसको कोट करूंगा। मेरा एक साथी है लेकिन उसने बात कही है जिसको रेफर करना चाहिए, जिसको पढ़ना चाहिए। हमने अपने कितने लोगों की किताबों के बारे में चर्चा करवाई, आपस में बैठ के कितने लोगों ने बुक डिस्कशन किया कि चलो ये अच्छी किताब है, इस पे चर्चा करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड किताब है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसमें बात होनी चाहिए। कितने लोगों ने किया? कोई नहीं करना चाहता। तो जब तक हम अपने लोगों को इस तरह से बढ़ाएंगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। 2-4 दिन पहले कहीं एक चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि साहब, मतलब बड़ा कड़ा आक्षेप उन्होंने किया कि साहब आपके पास उस तरह के विचारक या स्टार है क्या, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने तो बहुत तीखी बात कही थी, मैं वो सारी बात नहीं कहना चाहता, पर उन्होंने कहा कि आपके पास ऐसा कोई स्टार कैसा ऐसा है क्या? मैंने कहा आपके पास कौन है? ये है, उन्होंने 5-7 नाम करा। मैंने कहा ये कहाँ थे? मैंने कहा आप ही लोगों ने उसको तोप के स्टार बना दिया, तो इसलिए वो स्टार बन गया। तो उसने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, विरोधी विचार का। उसने कहा आपको अपने लोगों को सेलिब्रेट करते नहीं आता, हम अपने लोगों को सेलिब्रिटी बना देते हैं, आप अपने लोगों को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को सेलिब्रेट करें। प्रसिद्धि परांगमुखता हमारे संगठन का मूल मंत्र है, तो मैं प्रसिद्धि के लिए तो नहीं, पर सेलिब्रेट करने के लिए, किसी की विद्वत्ता को सेलिब्रेट करने के लिए तो हम कर ही सकते हैं। तो हम रेफर करें और हम सेलिब्रेट करें, अपने विद्वानों को, अपने विचारकों को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करें, तब बात बनेगी। अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मुझे एक छोटा सा काम दिया था, हिस्ट्री का करिकुलम जो बीए का था, चॉइस वो उन्होंने बनाना था, और उस कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया। ये कांटों का ताज मेरे सिर पर क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया कि हिस्ट्री के सारे अध्यापकों ने कहा कि हिस्ट्री में आप कुछ भी करेंगे तो बहुत हल्ला होगा, तो हम हमारी रेपुटेशन क्यों खराब करें? ये सच्चिदानंद जोशी है, इसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है, इसको बना दीजिए अध्यक्ष, तो हम बन गए अध्यक्ष। हम जो विद्वानों की टोली थी, हम सब ने सोचा कि जो उर्दू में शेर है ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो मैंने कहा आप कुछ करोगे, मैंने पहली दिन मीटिंग में कहा, मैंने कहा आप कुछ करोगे तो भी परेशानी और कुछ नहीं करोगे तो भी परेशानी। तो ऐसा कुछ करो जो सामने प्रकट हो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी को आहत करे, पर हमने
जो अपने संगठन का ध्येय है कि किसी की लकीर मिटा के बड़ा मत करो, आप एक बड़ी लकीर खींच लो। हमने एक बड़ी लकीर उसके नीचे खींच दी। हमने उसमें कई ऐसे पेपर्स बनाए जो पहले कभी नहीं थे, जैसे भारत बोध, पहला ही पेपर हमने बना दिया भारत बोध, आइडिया ऑफ भारत। और हमने उसको आइडिया ऑफ इंडिया नहीं लिखा, हमने आइडिया ऑफ भारत लिखा, क्योंकि हम 5000 साल पहले के भारत से शुरू कर रहे थे। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं लिखा, हमने सरस्वती सिंधु सभ्यता लिखा। हमने 1857 का गदर नहीं लिखा, हमने 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम लिखा। ऐसी कई चीजें। अब जाहिर है कि विरोध होगा ही, लेकिन आप भारत को भारत कहने के लिए विरोध क्यों करेंगे? नहीं कर सकते। आप 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह रहे हैं, तो अंग्रेजों ने नहीं कहा तो ठीक है, भारत में तो कह सकते हैं। आज भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, तो हम तो कह ही सकते हैं, कहना ही चाहिए, उसका भी क्या विरोध करें। तो फिर बहुत छोटी छोटी सी बातों का विरोध हुआ, अभी भी कुछ लोग हैं। और मेरी समस्या वहां नहीं, मेरी समस्या ये है कि इतना करने के बाद भी हमारे अपने विद्वत समाज को जिस तरह से आगे आके उस चीज को समर्थन देना चाहिए था, हम उसमें भी संकोच करते रहे, डरते रहे। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अगर आपको भारत को भारत कहने के प्रति सम्मान अंदर से व्यक्त हो रहा है, तो इसका समर्थन करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई परेशानी होनी चाहिए। I don't think you require a prescription to celebrate calling भारत भारत। किसी डॉक्टर को नहीं कहना पड़ेगा, आपको स्ट्रांगली सामने आना पड़ेगा अच्छी चीजों के लिए। उसके पहले, कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली के एक कॉलेज ने कोशिश की थी कि सोशल वर्क के करिकुलम को इंडियन पर्सपेक्टिव में लिखा जाए। आप जानते हैं सोशल वर्क की जो अवधारणा है भारत में, वो उन्होंने कहा कि साहब ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जब खुला 1936 में, तब से वो भारत में सोशल वर्क का इतिहास देखते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये फ्रेंच कंस्ट्रक्ट है, और फ्रांस से भारत में सोशल वर्क की अवधारणा आई है। तो मैंने कहा साहब, प्याऊ कहाँ गए, भंडारे कहाँ गए, धर्मशाला कहाँ गई? ये क्या फ्रांस के लोग लाए थे? लंगर कहाँ गया? ये क्या फ्रांस के लोग लाए थे? मुकुल जी ने उस कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दिया, तो वो जो भी 100-200 एकेडमिशियंस थे वो हिल गए। 3 दिन तक उसी पर बहस चली कि सोशल वर्क का भारतीय दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। मुकुल जी के भाषण के बाद तो लोगों के दिमाग वैसे ही हिल जाते। तो तीसरे दिन जब समापन भाषण मेरा हुआ, तो विषय यही था कि साहब वो फाइनल करना है, अब आप भाषण दे दीजिए। तो मुझे तो कुछ नहीं करना था, अपना ये सोचा है कि गिफ्ट रैप था, मैंने तो सिर्फ उसमें एक फूल रख दिया, बहुत शानदार हो गया, बन गया। सब सोशल वर्क का करिकुलम बना, भारतीय दृष्टिकोण से बना, कई विश्वविद्यालयों को भेजा गया। तो जो परसेप्शन मैनेजमेंट है वो क्या है? किसी ने उसके कंटेंट को नहीं पढ़ा, सिर्फ इसलिए कि मुकुल जी ने उसके उद्घाटन में भाग लिया था और सच्चिदानंद जोशी ने उसके समापन में भाग लिया था, इसलिए परसेप्शन क्या क्रिएट हुआ? सेफ्रनाइजेशन ऑफ सोशल वर्क करिकुलम, भगवाकरण हुआ। फिर जिन लोगों ने ये कोशिश की थी, उन्होंने बहस की, चर्चा की कि बताइए कहाँ भगवाकरण है, बताइए कौन सी चीज है। तो समझ में आया कि ऐसा कुछ कोई, हमने तो ऐसी भगवी बात ही की नहीं। अंततः आज कम से कम 20-25 विश्वविद्यालयों में वो करिकुलम चल रहा है, और वो किताब बन गई है। और वो किताब बन गई है, और वो किताब रटलॉग ने पब्लिश की है, अच्छे पब्लिशर से आई है, और उसकी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। हम में से कितने लोग उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ अस वुड लाइक टू सेलिब्रेट, और हाउ मेनी ऑफ even really know about this happening? This has been done by Bharatiya Shiksha Mandal only, without really taking credit of it. We did it, but how many of us really know this, and how many of us really want to tell about this? मेरा सवाल यहाँ है। मैं उदाहरण देके मुकुल जी की अपनी प्रशंसा अर्जित करना नहीं चाहता। हम लोगों का काम है, हम कर रहे हैं।
मैं ये उदाहरण देके आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसको सेलिब्रेट कब करना सीखेंगे। और हमको और मुकुल जी को मत सेलिब्रेट कीजिए, डोंट। उन लेखकों को भी सेलिब्रेट मत कीजिए, पर आप ये तो सेलिब्रेट करिए कि भारतीय समाज कार्य विषय का भारतीय दृष्टिकोण से एक सिलेबस तैयार हुआ है, एक पाठ्य पुस्तक तैयार हुई है। मेरी समस्याएं वहां शुरू होती, तो इसलिए इस विषय की जो गहराई में, परतों में बहुत सारी ऐसी बातें छिपी हैं जिसको हम सबको सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम इसको सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे तो चीजें निकल जाएंगी, हाथ से निकल जाएंगी। चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ये जो कहावत मैं बता रहा हूं कि सच जब जूते पहन रहा होता है तो झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा रहा होता है, ये कहावत उस समय की जब सोशल मीडिया हमारे बीच नहीं था। आज सोशल मीडिया हमारे बीच है तो ये आधी दुनिया की नहीं, अब पूरी दुनिया के चक्कर लगा लेता है। अब आधी दुनिया पे रुकता नहीं है, झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगा लेता है। इसलिए वी नीड टू एक्ट फास्ट। हम सोचें जरूर, हम विचारें जरूर, लेकिन थोड़ी सी गति हमारी बढ़ाएं। इसलिए मैंने आपको 7 आर का एक सिद्धांत दे रहा हूं, 7 R's। इसको आप किसी भी रूप में लीजिए, मेरा अपना सिद्धांत है, गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं इसमें कोई दावा नहीं कहता कि मैंने कोई एक बहुत महान आपके साथ बांट रहा हूं। तो फर्स्ट आर इज रीड, पढ़िए। प्राय हर बैठक में कहा जाता है बौद्धिक योद्धा बनना है, बौद्धिक योद्धा बनना है। तो बौद्धिक योद्धा बनने के लिए करना क्या है, मेरी रसद क्या है? मैं बार बार कहता हूं कि मेरी रसद क्या है। योद्धा बनने के लिए आपको अस्त्र शस्त्र लगते हैं ना, तो एक बौद्धिक योद्धा के अस्त्र शस्त्र क्या है? ज्ञानार्जन। और पढ़िए एंड रीड ओरिजिनल रेफरेंस, डोंट गो बाय गूगल। Google is not reading material, it is only source of information. It does not provide you knowledge, it only provides you information. And that is also processed information. अभी मैं मैन्युफैक्चर्ड इंफॉर्मेशन नहीं कह रहा हूं, मैं प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन कह रहा हूं। बट रीड, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप अपने आप को उतना ज्यादा शक्तिशाली पाएंगे। मैं अपना उदाहरण देके कह सकता हूं, मुझे प्राय दिन में या हर दिन ही कहीं ना कहीं बोलना होता है। मुझे अगर मैं 15 दिन में, 1 महीने में कोई नई किताब ना पढ़ूं तो मुझे लगता है कि मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं बचा है। मेरे को उतना डर लगता है। उससे घर में झगड़े होते हैं, क्योंकि मैं पारिवारिक व्यक्ति हूँ, पत्नी है, बच्चे हैं, संसार है, नौकरी है, तो वो भी झगड़ा होता है कि अब आप इतने व्यस्त हैं, फिर आप समय। लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे लगता है मेरा बैंक खाली हो रहा है। मुझे पैसे की चिंता नहीं है, मेरा बैंक वैसे ही खाली रहता है, इसलिए चिंता नहीं होती। पैसे का डर उसको रहता है जिसके पास होता है और फिर जाता है, अपने पास कभी था ही नहीं तो जाने का सवाल नहीं। लेकिन ये जो कोष है, ये कोष मुझे असुरक्षित करता है। तो क्या एक बौद्धिक रूप योद्धा के रूप में मुझे ये असुरक्षा है कि मैंने पर्याप्त पढ़ा नहीं है? इस असुरक्षा के भाव को महसूस कीजिए। एंड दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट रीड। दूसरा आर से शुरू नहीं होता, पर वो आर है, राइट। मुकुल जी ने कहा था कम से कम 1 पेज लिखिए। वो राइट क्यों है आप समझिए। वो आपके विचारों को तराशता है, आपके विचारों को कहीं ना कहीं धार देता है, आपके विचारों को कहीं ना कहीं दृष्टि देता है। एंड व्हेन यू राइट इट बिकम्स अ वर्ड रिटन इन इटर्निटी। क्योंकि हिंदी में कहा गया है अक्षर, जो क्षर नहीं होता। इसलिए जब आप लिखते हैं तो आप एक एक शब्द के लिए अकाउंटेबल होते हैं, उस जिम्मेदारी से लिखने का एहसास आता है, इसलिए लिखना है। सेकेंड आर इज राइट। थर्ड आर इज रिएक्ट, प्रतिक्रिया दो। अहमद फराज का शेर है, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर तू मुझे देख के जाने के लिए। अरे भैया दोष दे, रंजिश कर, दिल दुखा, पर आ तो सही, रिएक्ट तो कर। कई लोग होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते।
करना जरूरी है। ऐसा भी क्या कि साहब सामने वाले ने कुछ लिखा, हमने रिएक्ट ही नहीं किया, हमने कुछ बोला, सामने वाले ने रिएक्ट ही नहीं किया, उसने कुछ बोला, हमने रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है, बट रिएक्ट। चौथा आर है, इफ यू आर रिएक्टिंग देन रिस्पॉन्ड। आपको रिस्पॉन्ड भी करना है। आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो काम नहीं आगे बढ़ेगा। पांचवा आर है रिसर्च। आप जिस बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उस बारे में आप रिसर्च कीजिए। और अगर आप रिसर्च करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद जो नैरेटिव से रिलेटेड चीज है वो है रेजोनेट। उसकी प्रतिध्वनि होनी चाहिए। रिएक्ट कर दिया, रिसर्च हो गया, रेजोनेट नहीं हुआ। रेजोनेट कब होगा? जब वो मल्टीप्लाई होगा। मुकुल जी ने कोई बात कही, मुकुल जी की बात मैं सुन के कहीं और कहूंगा, वो रेजोनेट करेगी। फिर मीना जी कहेंगी और रेजोनेट करेगी, चोपड़े सर कहेंगे और रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करना चाहिए। होता क्या है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो गया, मैंने इसको एकदम सोख लिया। सोखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको परावर्तित भी करना है। सिर्फ सोखने से काम नहीं चल रहा है। सोखने के बाद आपको उसको रिफ्लेक्ट भी करना है, रेजोनेट भी करना है। इसलिए मेरे दिमाग में जो शब्द आया कि रेजोनेट होना चाहिए। समाज में अच्छे विचारों की प्रतिध्वनि जानी चाहिए। गूंज नहीं होगी तो प्रतिध्वनि नहीं होगी तो अच्छे विचार कहीं ना कहीं दब जाने वाले हैं। अच्छे विचार और बुरे विचार का एक छोटा सा उदाहरण है कि आपने बहुत अच्छी सफेद शर्ट पहनी हो, कोई आपको कहता नहीं कि आपने बहुत अच्छी सफेद शर्ट पहनी है, लेकिन गलती से ये पेन खुला रह जाए और उसका एक दाग लग जाए, दिन में 50 लोग टोक देते हैं, अरे भाई साहब आपकी शर्ट पे दाग लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है ना? होता है। क्या है ये? अच्छे का मूल्य कम हो जाता है, बुरा जल्दी दिखता है, इसलिए अच्छे को ज्यादा रेजोनेंस की जरूरत है। तो इसलिए रेजोनेट होना चाहिए। अगर रेजोनेट नहीं होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं। तो हमको रेजोनेट करना है। भारतीय शिक्षण मंडल इतना बड़ा संगठन है। अभी हम लोग ये थोड़ी देर पहले कितनी इकाइयां, कितने प्रांत में कार्य, ये क्यों? वहां रेजोनेट होगा ना, विचार जाएगा तो रेजोनेट करेगा ना। एक अच्छा विचार है, इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह, कहीं ना कहीं गूंजता रहेगा, वो वातावरण में रहेगा। और फिर है रिपोर्ट। कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट बने। हम लोग मंडलों का काम करते हैं, मंडलों का काम कर रहे हैं, साप्ताहिक मंडल हो गए हैं, लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई लिख नहीं रहा है। विचार आया, आके चला गया, किसी ने कहीं दर्ज नहीं किया। कई बार विचारों में बहुत अच्छा विचार आ गया, कहीं दर्ज नहीं हुआ। कई बार कोई अच्छा सुझाव आ गया, अभी कितना अच्छा मुकुल जी ने, कोई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? क्यों? रिपोर्ट होना चाहिए ना। रिपोर्ट होगा तो अकाउंटेबिलिटी होगी, रिपोर्ट नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो रिपोर्ट होना चाहिए। तो ये जो 7 आर हैं, अगर हम ये 7 आर करेंगे तो आखिरी में देन वी कैन रोर, दहाड़ सकते हैं। ये 7 आर नहीं है, रोर जो है वो फिर हमारा दहाड़ना है। तब हम सत्य के ऊपर खड़े होकर सत्य निष्ठा से अपनी बात को कहते हुए दहाड़ सकते हैं। तो इसलिए इन 7 आर के ऊपर अगर हम हमारे नैरेटिव का ताना बाना बुनते हैं, इन 7 आर के ऊपर अगर हम हमारे नैरेटिव को कहीं ना कहीं खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो उस नैरेटिव का बहुत व्यापक परिणाम होने वाला है। एकेडमिक सर्कल में, एकेडमिक जगत में प्रायः हम लोग बहुत अधिक इन सारी चीजों के प्रति सजग होकर, कॉन्शियस होकर, सचेत होकर बात नहीं करते, सोचते नहीं। लेकिन ये सारी बातें
वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में इसलिए भी आवश्यक है कि अब आप पोस्ट कोविड समय में जिस समाज में पदार्पण करने वाले हैं, वो समाज उस समाज से भिन्न होगा जो प्री कोविड एरा में था। जो पोस्ट कोविड समाज है उसमें बहुत अधिक भय, बहुत अधिक संशय, बहुत अधिक मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत अधिक मिस कम्युनिकेशन की गुंजाइश रहने वाली है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, और इसलिए पिछले वर्ष बहुत सारे लोगों ने, जब कोविड का पहला दौर खत्म ही हुआ था, तो तुरंत सेमिनार करना शुरू कर दिए, पोस्ट कोविड में क्या होने वाला है, पोस्ट कोविड में क्या होने वाला है। तब मैंने उन मित्रों को कहा था कि भाई आप लोग भविष्यवक्ता नहीं हो, इतनी जल्दी डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स, क्योंकि अभी कोविड खत्म नहीं, अभी हमने रियलाइज नहीं किया कि कोविड के परिणाम क्या होंगे, क्योंकि हमने अभी कोविड पूरा देखा ही कहाँ है। तब किसी को नहीं मालूम था कि फर्स्ट वेव से ज्यादा खतरनाक सेकेंड वेव होगी, जो हम सबको हिला डालेगी। अपना सबने भी अपना सोचा होगा कि फर्स्ट वेव के दौरान हम सबने शिक्षण मंडल में भी जितने ऑनलाइन कार्यक्रम और जितनी सारी चीजें की, हम सेकेंड वेव में नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सेकेंड वेव अनप्रेसिडेंटेड थी, हम सब लोगों की सोच से कहीं आगे घातक और आक्रामक थी। पहले जब हुआ तब हमने देखा कि कैजुअलिटीज हमारे इर्द गिर्द नहीं थी, कहीं कोई कैजुअलिटी थी, लेकिन सेकेंड वेव में आपने देखा कि बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर के आसपास, शायद हमारे घर में, तब आपको लगा कि ये तो बिल्कुल ही अलग दृश्य है। तो ये जो पोस्ट कोविड जो आप नवंबर दिसंबर में सोच रहे थे, और वो जो पोस्ट कोविड जो आप आज सोच रहे हैं, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। सितंबर में कहते हैं थर्ड वेव आएगी, हमारा रिपोर्ट कहता है कि आएगी पर उतनी घातक नहीं होगी, समझ जाएगी, हमने कंडीशंस भी दी हैं कुछ उसमें। पर जब सितंबर बीत जाएगा तब का विश्व और कुछ अलग होगा। तो जब तब का विश्व और कुछ अलग होगा, तो उस विश्व की आवश्यकता के अनुरूप हम सबको अपने आप को बना लेना, ये हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। और इसलिए इस विषय पर आज चर्चा करके हम सारी चीजों को बना सकते हैं। और अगर आपको नैरेटिव बनाना है, नैरेटिव बिल्ड करना है, आपके अपने भी सिद्धांत हो सकते हैं, आपके अपने भी फार्मूले हो सकते हैं। उन सिद्धांतों को, उन फार्मूलेस को आप अपने पास रखिए, उसके साथ कहीं ना कहीं इसका जोड़ करिए। मैंने एक और सोचा कि हमको लगता है कि आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना है, तो हाउ टू बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट, इस पर भी बात होना चाहिए कि हम आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्ड करें। तो मैंने सोचा कि स्पीक ये शब्द है, अगर मैं स्पीक की स्पेलिंग लिखूं तो मैं 5 चीजों से आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करने की कोशिश कर सकता हूं। तो पहला स्पीक का एस है, यानी स्टडी। पहले अध्ययन कीजिए, अध्ययन नहीं करेंगे तो आर्ग्यूमेंट नहीं बनेगा, और बिना अध्ययन किए आप आर्ग्यूमेंट करने जाइए मत। ये वैसा ही है जैसा बिना बंदूक लिए आप युद्ध के मैदान में लड़ने पहुंच जाए। सो स्टडी, इफ यू वांट टू डू एन आर्ग्यूमेंट, स्टडी। आपको कम समय मिलता है तो कम समय में अध्ययन कीजिए, लेकिन अध्ययन जरूर कीजिए। देन परस्यू, आप ढूंढिए तो सही कि परस्यू तो करिए, पीछे तो पढ़िए। आर्ग्यूमेंट करना है तो पीछे पढ़ना पड़ेगा, मैदान छोड़ के जाने से काम नहीं चलेगा। इफ यू डोंट परस्यू देन यू डोंट विन एन आर्ग्यूमेंट, सो यू हैव टू परस्यू, पीछे पढ़िए उसकी। और परस्यू करने के बाद एग्जामिन करिए, उसका परीक्षण भी करिए। एग्जामिन इसलिए करिए कि कई बार ऐसा होता है कि आर्ग्यूमेंट ओनली फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, सामने वाला सिर्फ आपके लिए यूं आर्ग्यूमेंट में प्रश्न खड़े करता है क्योंकि उसे प्रश्न पूछना होता है। हम लोग कई सेमिनार में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, आपने देखा होगा कुछ प्रतिभागी हैं जो हर एक लेक्चर के बाद खड़े होकर प्रश्न पूछते हैं, उनको लगता है अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। कई बार उनके प्रश्न में कोई दम नहीं रहता, कई बार वो प्रश्न ही नहीं रहता, लेकिन उनको लगता है कि आई वॉन्ट टू बी नोटिस्ड, इसलिए वो प्रश्न खड़ा करता है। उमाशंकर जी, आपको जब खड़े होकर मेरे पीछे आना हो तो बता देना, मतलब समय हो जाए तो मैं घड़ी नहीं पहनता दुर्भाग्य से, 2 मिनट और लूंगा, खत्म हो जाएगा।
एग्जामिन, एग्जामिन के बाद एप्रोप्रिएशन, उसका एप्रोप्रिएशन होना बहुत जरूरी है। अगर एप्रोप्रिएशन नहीं होगा तो चीजें इधर से उधर हो जाएंगी, क्योंकि आर्गुमेंट में एप्रोप्रिएशन बहुत जरूरी होता है। हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन कोई चीज नहीं कर सकते। एक अंग्रेजी में टर्म है ना, ही इज ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज कीन ऑब्जर्वेशन, बारीक आपकी दृष्टि होनी चाहिए। अगर आपको आर्गुमेंट जीतना है तो बहुत बारीक दृष्टि होनी चाहिए। तो अगर आप ये सब चीजें कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि शायद हम अपने आप को एक बेहतर बौद्धिक योद्धा के रूप में तैयार कर सकते हैं। आप कुलपति हो सकते हैं, आप संस्था प्रमुख हो सकते हैं, आप प्राचार्य हो सकते हैं, आप प्राध्यापक हो सकते हैं, आप अपने विषय के निष्णात वैज्ञानिक समाज शास्त्री हो सकते हैं। लेकिन बौद्धिक योद्धा होने के लिए आपको एक अलग किस्म की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आपकी पूरी की पूरी क्षमताओं और पूरी की पूरी मेधा का सम्मान करते हुए मैं कह रहा हूँ कि ये समय ऐसा है कि हमें अपने आप को एक अलग तरह से बौद्धिक योद्धा के लिए तैयार होना है। और इसलिए मैं सिर्फ आप सबको आग्रहपूर्वक आह्वान कर रहा हूँ कि इस दिशा में अगर मेरे वक्तव्य से आपको कहीं थोड़ी सी भी ऊर्जा मिलती हो तो उसका उपयोग करके अपने आप को श्रेष्ठतम बौद्धिक योद्धा के रूप में तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।